प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय सहआचार्य प्राणी शास्त्र विभाग आज के अपने विषय के व्याख्यान में हम अपने इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अकशेरुकी जंतु। पिछले व्याख्यान में मैंने प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक E.O. विल्सन का जिक्र किया था, जिन्होंने इन अकशेरुकियों के महत्व को दर्शाते हुए ये कहा था, ये छोटे पदार्थ जिनसे संसार चलता है के रूप में इनको बताया था। यह इसलिए क्योंकि इनकी बहुत अधिक संख्या तथा प्रकार बड़े जीवों तथा संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। ये विभिन्न प्रकार के जीव जैसे तितलियां, भौरे, मधुमक्खियां, घोंघे, लॉबस्टर तथा तारामीन आदि मूल रूपेण एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करती है। ये समुद्र की अत्यंत सुंदर प्रवाल भित्तियों, जिन्हें हम कोरल रीफ्स के नाम से जानते हैं, बनाने के साथ साथ अन्य प्राणियों का भोजन भी बन जाते हैं। अकशेरुकियों की जब हम बात करते हैं तो समस्त जीव जगत में लगभग मात्र 4% जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी या कशेरुदंड होता है और ऐसे प्राणियों को कशेरुकी वर्टिब्रेट्स कहते हैं। शेष 96% प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी या कशेरुदंड का अभाव होता है, उन्हें हम अकशेरुकी इन्वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इस प्रकार सब जंतु एक समय अकशेरुकी में सम्मिलित किए जाते हैं। विविध प्रकार के स्पंज हैं, कृमि हैं, तितलियां हैं, प्रवाल है, केकड़े हैं, घोंघे आदि है। किसी भी विशिष्ट संरचना के समान नहीं होते हुए भी ये सब अकशेरुकी समूह में सम्मिलित होते हैं। यह केवल इसी तथ्य के कारण संभव है कि इन प्राणियों के शरीर में कशेरुकी दंड नहीं पाया जाता। वर्तमान में कशेरुकी जंतुओं के लगभग 34 संघ हैं। प्रत्येक संघ के सदस्य के बाह्य लक्षण भिन्न हो सकते हैं, किंतु उनके आंतरिक संरचनाओं की दृष्टि से एक ही मूल योजना पर आधारित होते हैं। एक ही संघ के सदस्य में परस्पर संबंधों का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण क्रियात्मकता है। एक समूह के सब जंतु एक समान क्रियात्मक संगठन के साथ दक्ष यंत्रों के भांति कार्य करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण है संघ के सभी सदस्यों का एक समान पूर्वज परंपरा, जो उन्हें एक सूत्र में बांधती है। इसके बाद में हम दो शब्द प्रायः हमें पाठ्यक्रम का जब 3 सैद्धांतिक पेपर अपन ने पाठ्यक्रम जाना था, उसमें थे निम्नतर और उच्चतर अकशेरुकी प्राणी। तो ये होता क्या है, इन दोनों में ऐसा क्या विभाजन कारक है, किसके आधार पर इनको अपन ने इन अकशेरुकियों को विभाजित किया है लोअर और हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। अकशेरुकी प्राणियों में के संघों में
को प्रायः निम्नतर या उच्चतर अकशेरुकी नामों से जाना जाता है। निरंतर अकशेरुकी प्राणियों के शरीर का संगठन सरल एवं परिणाम सामान्यतः छोटा होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये संघ विकास की मुख्य रेखा में प्राणी जगत के जाति वंश वृक्ष के आधार के निकट से उत्पन्न होते हैं। यह प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस और निमेटोड लोअर इन्वर्टिब्रेट्स प्राणियों की श्रेणी में आते हैं, जबकि उच्चतर इन्वर्टिब्रेट सामान्यतः परिमाण में बड़े, शारीरिक संगठन अधिक जटिल होता है। ये प्राणी जगत के जातिवंश वृक्ष के उच्च स्थान रखते हैं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा उच्चतर अकशेरुकी संघ में आते हैं। इनमें क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं? पहले मैं अंग्रेजी में चर्चा करता हूँ, उसके बाद में एक एक करके हिंदी में भी अपन इसकी चर्चा करेंगे। लोअर और हायर में डिफरेंस क्या है? जैसा अभी मैंने आपके सामने बोला कि ये सामान्य सरल संरचनाएं होती है और छोटे आकार की होती है। तो पहला पॉइंट, जनरली स्मॉलर इन साइज, और हायर जो होते हैं वो लार्जर इन साइज है। दूसरा, इनकी शारीरिक संरचना सरल होती है, जबकि हायर इन्वर्टिब्रेट्स की शारीरिक संरचना कॉम्प्लेक्स होती है। फिर सममिति, सिमेट्री, यह रेडियल है, बाइरेडियल है या किसी भी प्रकार की सममिति नहीं पाई जाती, जिसे एसिमेट्रिकल कहते हैं, वो होती है। इधर हायर इन्वर्टिब्रेट्स में सभी द्विपार्श्वीय यानी बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। जनन स्तर 2 या 3 हो सकते हैं लोअर में, लेकिन हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर 3 ही होंगे, अर्थात एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म हो। देहगुआ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर अनुपस्थित होगी, नोसिलोम या सीडोसिलोम, कूट देहगुआ उपस्थित होती है, जबकि हायर इन्वर्टिब्रेट्स में वास्तविक देहगुआ पाई जाती है। फिर जो वर्गीकरण का आधार है, हम जब डिटेल में वर्गीकरण पढ़ेंगे तो 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं प्रोटोस्टोम, एक होते हैं ड्यूटेरोस्टोम। तो ये जो छठा पॉइंट जिस पर मैं बात कर रहा हूं, जिनमें कोई भी सेपरेट अलग से मुंह और गुदा जिनमें अलग नहीं होता वो लोअर में है, जिनमें मुंह और गुदा अलग अलग होते हैं वो हायर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। फिर है पेशी युक्त गट का अभाव होता है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, जबकि ट्रू मस्कुलर गट, पेशीयुक्त, वास्तविक पेशीयुक्त गट इसमें पाई जाती है हायर इन्वर्टिब्रेट्स में। फिर है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम विकसित नहीं होता, जबकि हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर अ वेल डेवलप्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड। ये जो मैंने आपको लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो पहला पेपर है अपना, उसके अंदर जिन जिन जीवों के बारे में चर्चा करेंगे वो है प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स और निमेटोड्स। और ये हैं हायर इन्वर्टिब्रेट्स, उच्चतर अकशेरुकों के एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। वर्तमान में आधुनिक वैज्ञानिक हेमिकॉर्डेटा को भी हायर इन्वर्टिब्रेट फाइलम में रखते हैं। इसके बाद में अगर जब हम हिंदी के अंदर बात करना शुरू करेंगे तो जैसा मैंने पहले आपको उधर भी बताने की प्रयास किया कि सामान्यतः जो निम्नतर है वो सामान्यतर आकार में छोटे होते हैं, जबकि अकशेरुकी उच्चतर वाले आकार में बड़े होते हैं। शारीरिक संगठन सरल होता है,
इनका शारीरिक संगठन जटिल होता है। अरीय, द्विअरीय अथवा असममित होते हैं और वो उदर सारे द्विपार्श्वीय सिमित होते हैं, अर्थात बायलेटरल सिमेट्रिक। जनन स्तर का अभाव होता है अथवा 2 या 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, जबकि उच्च स्तर के अंदर 3 जनन स्तर होते हैं। देहगुहा या प्रगुहा का अभाव या कूट प्रगुहा होती है, जबकि उच्च स्तर के अंदर वास्तविक देहगुहा या प्रगुहा होती है। सामान्यतः मुख और गुदा पृथक नहीं होते, जबकि उच्च स्तर के अंदर दोनों मुख और गुदा पृथक पृथक होते हैं। पेशीय आहार नाल का अभाव होता है लोअर के अंदर, जबकि उच्च स्तर के अंदर वास्तविक पेशीय आहार नाल ट्रू मस्कुलर गट पाई जाती है। और 8वां अंतिम, रुधिर परिसंचरण तंत्र सुविकसित नहीं होता और इधर उच्च स्तर के अंदर सुविकसित रुधिर तंत्र पाया जाता है। विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में मैंने प्रयास किया है अकशेरुकी जंतुओं के बारे में आपको सामान्य परिचय देना, उनकी परिभाषा देना, उनके विशेष गुण बताना और जिस आधार पर इनवर्टिब्रेट्स को अपन ने वर्गीकृत किया है लोअर और हायर में, उनका क्या आधार है और किन 8 पॉइंटों के आधार पर हमने इनको विभाजित किया है, यह दर्शाने का प्रयास किया। और साथ साथ में कौन कौन से फाइलम लोअर इनवर्टिब्रेट्स में आती है और कौन सी हायर इनवर्टिब्रेट्स में आती है, यह बताने का आज प्रयास किया है। और अगले व्याख्यान से अपन पहले वर्गीकरण, 5 किंगडम सिस्टम और वर्गीकरण के क्या क्या आधार हैं, इन पर अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आप ये जो आज मैंने आपको व्याख्यान दिया है, इसका मैं पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करूँगा। आप पीडीएफ को एक बार पुनः देखें, प्रयास करें समझने का। कोई भी अपने को जिज्ञासा हो तो वो मेरे से व्यक्तिगत पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दिया गया होम असाइनमेंट उसको करने का प्रयास करें। धन्यवाद।